लॉकडाउन का सबसे बुरा असर मजदूर क्लास पर पड़ा है। ऐसी भयानक भयानक तस्वीरें आई हैं कि दिल दहल जाता है। ज़्यादातर मजदूर जो होते हैं वो पलायन करके ही आते हैं, यानी छोटे गांव के छोटे शहरों के होते हैं और बड़े शहर दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रोज़गार की तलाश करने आते हैं। यानी कि यहाँ पर भी रहने का उनको किराया देना पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या हमारे समाज ने इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया? क्या इनकी हमारे समाज को कोई ज़रूरत नहीं, जो ये जीते मरते कैसे भी करते हुए अपने गांव जा रहे हैं? खुसरो निज़ामी बोल रहा हूँ। हमारे देश में मजदूरों की जान इतनी सस्ती क्यों है कि रेल की पटरी पर, सड़क पर, हर जगह उनका खून पानी की तरह बह रहा है? दरअसल इस पूरी दुनिया में हर चीज़ की कीमत तय की जाती है डिमांड और सप्लाई से। यानी जो चीज़ जितनी ज़्यादा सुलभ होगी उसकी कीमत उतनी ही कम होगी। अगर मैं मजदूरी देने के लिए सिर्फ 400 रुपये तय करता हूँ तो बहुत जल्दी ही मुझे 300 रुपये में, बल्कि 200 रुपये में भी काम करने वाले मजदूर मिल जाएंगे, क्योंकि मजदूर बहुत आसानी से मुहैया हो जाते हैं। उनकी आबादी ही इतनी ज़्यादा है, उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे सप्लाई कम होती है वहाँ पर माइग्रेशन हो जाता है। दूसरी जगह के लोग उस जगह पर आ जाते हैं। ये भारतवर्ष के अंदर भी होता है और भारत से बाहर भी होता है। पूरी दुनिया में शायद ही ऐसे एक दो देश होंगे जहाँ पर हमारे देश के लोग काम करने नहीं जाते। हमारे देश की आबादी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। दुनिया का हर छठा आदमी हिंदुस्तानी है। दुनिया में सिर्फ 7 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी आबादी यूपी की आबादी से ज़्यादा है। इतनी अधिक आबादी की वजह से ही हमारे मज़दूरों की हालत इतनी ख़राब है। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें, इसलिए हम अपनी डिस्कशन को 2 भागों में बाँट लेते हैं। एक मज़दूरों की तरफ और दूसरा जो उनके धन्ना सेठ हैं या सेठ हैं। गरीब मज़दूर आज भी यही समझता है कि अगर उसके 2 बेटे होंगे तो उसके 4 हाथ और बढ़ जाएँगे। ऐसा नहीं होता है। 4 हाथ जो बढ़ेंगे वो उसी की मज़दूरी को और कम करते जाते हैं। गरीबी की वजह से उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा बहुत अच्छी नहीं हो सकती। हमारे देश की शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार कितना ध्यान देती है, इसके ऊपर मैंने पूरा एक एपिसोड बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो नतीजा ढाँट के वही 3 बात होते हैं। गरीबी इतनी ज़्यादा है कि स्कूल में मिड डे मील के लिए बच्चे जाते हैं, पढ़ाई के लिए नहीं जाते। लेकिन 8वीं क्लास के फ़ौरन बाद जब लड़के कमाने लायक हो जाते हैं, मजबूरी में ही सही, तो उनकी अटेंडेंस में एक ज़बरदस्त ड्रॉप देखा जाता है। ये बच्चे कहाँ जाते हैं? ये बच्चे अपने माँ बाप और उनके जैसे हज़ारों मजदूरों की भीड़ को हज़ारों से लाखों में बदल देते हैं। तो पिछले कई सालों से यही होता रहा है। मजदूर के बच्चे गरीब होते हैं, इसलिए अच्छा पढ़ नहीं पाते हैं और वो मजदूरी के अलावा और कोई काम भी नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो सेमी स्किल्ड वर्क में आ पाते हैं। उसमें भी आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, दाम उसमें बहुत कम है। आबादी की समस्या एकदम नहीं है। हमारे माँ बाप ने या उनके माँ बाप ने तो इस समस्या को जाना ही नहीं। स्वास्थ्य की फैसिलिटी जितनी होती नहीं थी, बच्चे खूब पैदा होते थे और मर जाते थे, इसलिए आबादी कभी बढ़ती नहीं थी। 60-70 के दशक में स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ज़बरदस्त तरक्की हुई और हर किस्म की महामारियों से, बीमारियों से हम लोगों ने अपने आप को बहुत बचा लिया। नतीजा ये हुआ कि आबादी एकदम से बढ़ गई और तब जाकर हम लोगों को ये मालूम चला कि आबादी भी एक समस्या हो सकती है। हमारी आबादी भी अब उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन अब ऑलरेडी 130 करोड़ हो चुके हैं। किसी भी देश में, प्रदेश में आबादी ज़्यादा है या कम है, इसका पता लगाने के 2 बड़े आसान तरीके हैं। एक तो उनका घनत्व देख लिया जाता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, और दूसरा आसान तरीका ये है कि प्रति व्यक्ति पेड़ कितने। 80 के दशक तक कई देश जिनकी आबादी बहुत अधिक घनी थी, उन्होंने भी तरक्की कर ली। लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि तब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन ही सब कुछ होता था और उन्होंने बहुत तेज़ गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया। अब दुनिया का टाइम आ गया है जहाँ पर ऑटोमेशन हो रहा है। ऑटोमेशन का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाल ये है कि आने वाले कुछ ही सालों में ट्रक, बस, कार, टैक्सी ये सब ड्राइवरलेस होंगे, किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। हवाई जहाज़, बड़े बड़े शिप और भी बहुत सी चीज़ें, इन सब को चलाने के लिए मशीन खुद ब खुद सक्षम होंगी। फ़ौज भी अब काफ़ी कुछ रोबोट से ही चलेंगी। ड्रोन तो सुना ही होगा आपने, रिमोट से चलता है ये हवाई जहाज़ और दूर दूर देश में जाकर बम छोड़ाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो भी जाता है तो भी इतना काम ही नहीं है। हालात बहुत अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। जो हो रहा है वो तो बुरा हो ही रहा है
आने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो अब हमें करना क्या चाहिए? हमारे मज़दूर भाइयों को करना क्या चाहिए? देखिए, जैसा मैंने पहले कह दिया, ये सब डिमांड और सप्लाई का ही गेम है। आपको अपनी आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आपको अपनी सप्लाई रोक देनी पड़ेगी। बच्चे पैदा करने बंद कर देने चाहिए। ये सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा, लेकिन पिछले कई सालों से सरकार हमारी यही तो कहती आ रही है। अब 2 या 3 बच्चे हो गए, लेकिन इसके लिए भी हम लोग बहुत देर कर चुके हैं। अब हमें इतनी भी आबादी की आवश्यकता है ही नहीं। अगर हमें भविष्य सुधारना है, भविष्य को कुछ अच्छा बनाना है, तो हमें अपनी आबादी को बढ़ने से ही नहीं रोकना है, इसको और कम कर देना है। चीन का उदाहरण आपके सामने है। वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाए हुए उनको 40 साल हो चुके हैं और अब जाकर उन्होंने अपनी आबादी पे इतना काबू पाया है कि उन्होंने उस पॉलिसी में ढील दे दी है। अब भी अगर हम लोगों ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, तो भी अगले 60-70 साल तक हम लोग 135 करोड़ के ही आसपास रहेंगे, कम नहीं होंगे। जैसी दुनिया चल रही है, अगर इसी को हम लोग जारी रखते हैं, तो 150-200 साल बाद सब सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग नो चाइल्ड पॉलिसी, यानी बच्चे ही नहीं पैदा करते, तो ये सारे अच्छे बदलाव हमें 20-25 साल में ही मिल जाएंगे। अब जब मैंने ये बात कह दिया है, तो फिर वही घिसे पिटे सवाल, हमारे ख़ानदान का क्या होगा, भागनी कौन देगा, हमारी कब्र में हमारे मुंह पर मिट्टी कौन डालेगा, हमारे संस्कार का क्या होगा, हमारी संस्कृति का क्या होगा। हमारे माँ बाप ने क्रोनोलॉजी शब्द नहीं सुना था। ये कपड़े, ये जेवर, ये सब कुछ नहीं देखा था, मोबाइल ही नहीं देखा था। समय के साथ साथ हम लोग बदलते जाते हैं। संस्कृति, रीति रिवाज, ये सब अब दुल्हन की तरह हो चुके हैं, जो ज़िंदगी में कभी कभी सजते हैं। आम तौर पर अब आपका रीति रिवाज, पहनावा सब यूनिफॉर्म से बदला जाएगा। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट, टीचर, आपके धार्मिक परिवेश से नहीं। ये संस्कार, संस्कृति, हमारे रहन सहन, पहनावा, बोलचाल, ये सब बहता पानी है, समय के साथ बदलता जाता है। रही बात कि हमारे ख़ानदान का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, तो देखिए, जीवन और मृत्यु आपके हाथ में है ही नहीं। बड़े बड़े समाज इस धरती पर आए और गायब हो गए। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक दुर्घटना में कुछ लोग जल के मर गए, और जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से यूपी, मध्य प्रदेश और पंजाब ने जिस तरीके से लेबर लॉ में चेंजेस किए हैं, ये घटनाएं, ये दुर्घटनाएं एकदम आम हो जाएगी। हमारे दोस्त सुशांत सिंह ने एक बहुत मार्मिक कविता लिखी है, लिंक मैंने दिया है, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए मान लेते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं कि लोगों ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए, तो क्या आबादी खत्म हो जाएगी? देखिए, ऐसा होता नहीं है। ये दुनिया है, बहुत बड़ी लेवलर है। ये डिमांड सप्लाई अपने आप से बराबर कर देती है। आबादी जहाँ कम होने लगेगी, सरकार खुद पैसे देने लग जाएगी कि भाई बच्चे पैदा करो। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। वैसे भी हमारे पूरे देश की आबादी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र, जिसे हम लोग गंगा बेल्ट कहते हैं, ये समस्या इन्हीं क्षेत्रों में सीमित है। आबादी इन्हीं जगह की बढ़ रही है। देखिए, जब तक कि आबादी बहुत ज़्यादा है, बिहार के, यूपी के लोग महाराष्ट्र में भी पिटते रहेंगे और गुजरात में भी पिटते ही रहेंगे। नेतागिरी के चक्कर में इनका हैरेसमेंट होता ही रहेगा। तो मेरे मज़दूर भाइयों, मेरे कामगार वाले मित्रों और सभी भाइयों और बहनों, आप स्कूल के लिए लड़िए, कॉलेज के लिए लड़िए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए लड़िए, सड़क के लिए लड़िए, पानी के लिए लड़िए, साफ हवा के लिए लड़िए, खूब लड़िए, ज़िंदगी भर लड़ते रहिए, अपने हक के लिए लड़ते ही रहिए, लड़ते लड़ते मर जाइए और अपने बच्चों को यही विरासत देते हुए जाइए, वो भी बड़े होकर लड़ते रहेंगे। कब तक चलेगा ये सब? अरे भाई, इस चीज़ को बंद कीजिए। बहुत सिंपल सी गणित है डिमांड और सप्लाई की। सप्लाई रोक दीजिए। तो अब हम बात करते हैं अमीर लोगों की, यानी धन्ना सेठों की और मामूली सेठों की, जो टैक्स देते हैं। टैक्स 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जैसे पेट्रोल में, डीजल में और शराब पे एक्साइज ड्यूटी। पूरी दुनिया में रुपयों पैसे के बंटवारे पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हैं, समझने में आसानी है। तो डायरेक्ट टैक्स गरीब आदमी देते ही नहीं है, क्योंकि वो लोग इतना कमा ही नहीं पाते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स से बहुत धन्ना सेठ जो लोग हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो
तो ये जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, इन पर डायरेक्ट टैक्स भी पड़ता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी पड़ता है, इसीलिए वो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि अपने दिल से ये खुशफहमी निकाल दीजिए कि सिर्फ आप ही टैक्स देते हैं। इस देश का बच्चा बच्चा टैक्स देता है। तो टैक्स का मोटा मोटी हिसाब ये होता है कि हम सब मिलकर एक सरकार बनाते हैं जिसको हम सब लोग टैक्स देते हैं, और वो सरकार सबके लिए सहूलतें मुहैया कराती है। तो मेरे भाइयों, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आप समझिए, ये जो पैसे आप सरकार को देते हैं और सरकार जो वापस खर्चा करती है, इसके बीच में एक चीज़ आती है, उसको कहते हैं करप्शन। बहुत सारा पैसा इसमें गायब हो जाता है। तो ये जो भी पैसा जा रहा है ना, ये सिर्फ आपका है, मेरा है, हम सबका है। तो सरकार चाहे कोई भी आए, वो एक से बढ़कर एक स्कीम बनाती रहेगी गरीबी को हटाने के लिए, गरीब लोगों को उठाने के लिए। कभी फ्री स्कूलिंग करेगी, फ्री हॉस्पिटल बनाएगी, फ्री दवाइयाँ इलाज करेगी। और ये जो फ्री है, ये फ्री कुछ भी नहीं है, आपका और हमारा ही पैसा है। इतना सब कुछ बताने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, अगर मजदूर के बच्चे ज़्यादा होते हैं, उनकी आबादी ज़्यादा होती है, तो उनका खामियाजा आपको और हमको भी उतना ही भुगतना पड़ेगा। उनके बच्चों का पालन पोषण भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम ही लोगों को करना है। मज़दूरों की आबादी ज़्यादा होगी तो आपको सस्ते मज़दूर नहीं मिल रहे हैं, ये बहुत महंगा सौदा हो रहा है आपके साथ। थोड़ा इनडायरेक्ट है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन नाक चाहे आप यूँ पकड़िए या हाथ घुमा के पकड़िए, पकड़ना आप ही को है। पैसा आप ही की जेब से जा रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, ये भी आप ही की जेब से निकाला जाएगा। नेता लोग अक्सर आपको इन बातों में उलझा देते हैं, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, ज़बान के नाम पर। जैसे महाराष्ट्र में और गुजरात में यूपी बिहारियों के साथ मारापीटी हुई थी, और हिंदू मुसलमान का दंगा तो सदियों पुराना होता आ रहा है। ये सब और कुछ नहीं है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन ही है। ये नेता लोग अपने वोट के चक्कर में आपको इन सब चीज़ों में भिड़ाते रहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपको फ़ायदे का सौदा हो जाएगा। धन्ना सेठों और रुपये पैसे वाले मेरे भाई बहनों, ये जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, लोगों को घर जा जाकर पैसे बांट रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, ये आप जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सब लोग मिलकर खूब समाज सेवा कीजिए, अपनी तिजोरियाँ खोल खोल कर समाज सेवा कीजिए, अपना मकान, घर, ज़मीन सब बेच कर समाज सेवा कीजिए। समाज सेवा करते करते कंगाल हो जाइए, मर जाइए। और विरासत में भी आप लोग अपने बच्चों को यही सिखा के जाइए कि खूब कमाओ और सब कुछ जो कमाया है समाज सेवा में ख़त्म कर दो। लेकिन आपको क्या लगता है, हज़ारों साल तक ऐसा करते चले आ रहे हैं और हज़ारों साल तक ऐसा करते जाएंगे, तो भी क्या ये दुख का कभी अंत है? जी नहीं। क्या फिर थोड़ी समझदारी से काम लीजिए और इन सबको समझाने की कोशिश कीजिए कि इतनी अधिक जनसंख्या से ना हमारे देश को कोई लाभ होगा, ना हमारे समाज को कोई लाभ होगा, ना खुद उनका ही कोई लाभ होगा। आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो प्राकृतिक आपदाएं और बढ़ेंगी, हमारे समाज में फ्रिक्शन और बढ़ेगा। लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए नए नए गुट बनाते जाएंगे और नए नए नेता उभरते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब आप समझ गए होंगे, जितने ज़्यादा गरीब लोग हैं आपके ऊपर टैक्स और बढ़ता ही जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि इन गरीबों को खड़ा करके हम लोग गोली मार देंगे, तो उन गोलियों का खर्चा भी आप ही के टैक्स पैसे से आएगा। जितने पुलिस वाले खड़े हुए हैं, जितना डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, ये सब आप ही के खर्चे से हो रहा है। लेकिन ये सोचकर कि भैया बच्चे पैदा वो कर रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, आप अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते। जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन सब के पैसे, उन सब के कंपनसेशन, उन सब का सोशल वर्क, ये तो आप डायरेक्ट कर रहे हैं या आप ही के पैसों को सरकार उनको दे देती है। अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, अपनी दुकान पे, हर जगह काम करने वाले लोगों से संवाद कीजिए, स्टिकर लगाइए परिवार नियोजन का। इस चीज़ को सरकार के ऊपर मत छोड़िए। कुछ सालों के लिए बच्चे पैदा करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, एकदम लॉकडाउन की तरह। धन्यवाद।